A very good morning to all of you. My name is Ankit Sharma, Assistant Professor of Economics from IIMT University, Meerut. And this is our lecture number 5 on the series of public finance. Till now, we have discussed many concepts of public finance. Now, today we will discuss our next topic, that is principle of maximum social advantage. प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की अगर हम बात करें, जब भी पब्लिक कोई फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कोई एक्सपेंडिचर करती है अपनी कंट्री में या फिर अपने लोगों के ऊपर, तो सबसे पहले ये प्रिंसिपल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में सबसे पहले ध्यान में रखा जाता है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। देखिए, जब हमने गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर पढ़ा था तो सबसे पहले हमारा ध्यान यही गया था कि गवर्नमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो सोशल वेलफेयर पे होता है, दैट मीन्स वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एट लार्ज। अब गवर्नमेंट जो भी खर्चा करेगी सबसे पहले यही देखेगी कि किस तरीके से उस समाज में ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है। अब फायदा पहुंचाने के लिए या फिर कोई भी एक्सपेंडिचर करने के लिए गवर्नमेंट को एक इनकम सोर्स भी चाहिए होता है। जाहिर सी बात है, इनकम होगी तभी एक्सपेंडिचर हो सकता है, लेकिन इनकम वो कहां से लेगी? गवर्नमेंट के मुख्य सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होते हैं? यस, टैक्सेस होते हैं एंड अदर सोर्सेज होते हैं। मेनली यहां पे हम टैक्सेशन की बात करेंगे, क्योंकि जब टैक्सेशन गवर्नमेंट इंपोज करती है तो वहां पे भी ये आपका जो प्रिंसिपल है बहुत काम में आता है। चलिए इसे आगे समझते हैं। ये जो प्रिंसिपल है मुख्यतः डाल्टन ने इस पे बात की है, दैट इज डाल्टन्स प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। अब जो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ पे 3 वर्ड मुख्यतः आप लोग सुनेंगे। फर्स्ट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक रेवेन्यू पे हम ऑलरेडी काफी डिस्कस कर चुके हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है? दैट इज स्पेंडिंग ऑफ गवर्नमेंट, एंड रेवेन्यू इज मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। बट ये दो टर्म्स नहीं है, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस एंड मार्जिनल सोशल बेनिफिट। अब मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस क्या होता है? जैसे मार्जिनल शब्द मैंने आपको पहले भी सिखाया था, मार्जिनल कहते हैं हम एडिशनल यूनिट, हर एडिशनल यूनिट से पड़ने वाले जो प्रभाव होते हैं वो मार्जिनल इफेक्ट्स होते हैं। तो मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस कहां पे इस्तेमाल होगा? अब सोशल सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस से आप समझते हैं कि कोई चीज हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यहां पे मुख्यतः इसका मतलब होता है टैक्सेशन से। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सेट अमाउंट ऑफ इनकम है, फॉर लेट्स से एग्जाम्पल 1000 रुपीज मेरी इनकम है, बट गवर्नमेंट उस पर कुछ परसेंटेज टैक्स चार्ज करती है। जितनी 1000 रुपए मेरी इनकम है, अगर मान लिया 1000 रुपए में 100 रुपए गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है, तो जो मेरी परचेजिंग पावर पहले 1000 थी, अब 1000 से घट के 100 रुपए का टैक्स देने के बाद मेरे पास मेरी परचेजिंग पावर 900 रुपए रह जाएगी। तो जाहिर सी बात है, मैं अगर अपनी इनकम का एक हिस्सा 100 रुपए गवर्नमेंट को एज ए टैक्स दूंगा तो पर्सनल लेवल पे मुझे तो परेशानी हुई, मैंने अपने 100 रुपए की परचेजिंग पावर सेक्रीफाइस करी गवर्नमेंट को देने के लिए। तो यही है यहां पे सेक्रीफाइस का मीनिंग, ठीक है? तो मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस मींस दैट अमाउंट ऑफ सोशल सेक्रीफाइस अंडरगॉन बाय पब्लिक ड्यू टू द इंपोजिशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ टैक्स। जब हम मार्जिनल की बात करेंगे तो हर एडिशनल यूनिट ऑफ टैक्स जो लगता रहेगा और उससे मिलने वाला या होने वाला एडिशनल सेक्रीफाइस जो गवर्नमेंट या जो पब्लिक करती है, उसे हम कहते हैं मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस। इसे आगे और हम अच्छे समझेंगे, अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट है। नेक्स्ट इज मार्जिनल सोशल बेनिफिट। जब गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है तो जाहिर सी बात है लोगों से वो पैसा ले रही है, तो वो सेक्रीफाइस, लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए। जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो खर्चा भी गवर्नमेंट किन के लिए करती है? उन्हीं लोगों के लिए करती है, अपनी पब्लिक के लिए करती है। तो जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो फायदा भी उन्हीं लोगों को मिलेगा। तो मार्जिनल सोशल बेनिफिट कैसे कहेंगे? हर एडिशनल एक्सपेंडिचर पे मिलने वाले फायदे लोगों को, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल सोशल बेनिफिट। दैट इज द बेनिफिट कन्फर्ड ऑन द सोसाइटी बाय द एडिशनल यूनिट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, अब ये जो एक पूरा प्रिंसिपल है या कह लीजिए एक थ्योरी है जो डाल्टन ने दी है, ये कुछ अजम्पशंस पे बेस है। अब अजम्पशंस क्या होते हैं? कोई भी थ्योरी जब हम बोलते हैं या फिर बताते हैं या फिर कोई भी थ्योरी हम बनाते हैं, उसमें हम ऐसे फैक्टर्स को कांस्टेंट लेके चलते हैं जिन फैक्टर की वजह से हमारी थ्योरी में कुछ डिस्क्रिपेंसी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल,
यहां पे सबसे पहले assumption है all taxes result in sacrifice and all public expenditure led to benefits। अब यहां पे एक ब्लैंकेट कवर है। अब ये हम मान के चल रहे हैं कि हर एडिशनल यूनिट ऑफ टैक्सेशन पे हमें प्रॉब्लम हो रही है, हम कुछ ना कुछ अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो काफी हद तक ठीक भी है, लेकिन कुछ इंस्टेंसेस में ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो टैक्स मिलने से हमें कई सारे बेनिफिट भी मिलते हैं, तो हम उन चीजों को भी कंसीडर करना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑल पब्लिक एक्सपेंडिचर लीड टू बेनिफिट्स। जाहिर सी बात है, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती तो हमारे बेनिफिट के लिए ही करती, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कई सारे बेनिफिट ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्टली हमारा बेनिफिट उनसे नहीं जुड़ा हुआ था, वो काफी इनडायरेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली टर्की में अर्थक्वेक आया, तो इंडिया ने अपनी एनडीआरएफ टीम वहां पे भेजी, काफी मदद करी, काफी खर्चा करा। अब इस तरीके का खर्चा हम बोल सकते हैं हमने टर्की की हेल्प करी, लेकिन इंडिविजुअल डोमेस्टिक लेवल पे हमारे लोगों का कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन ये अलग बात है, वैसे खर्चे भी बहुत जरूरी होते हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट अजम्पशन इज public revenue consists of only taxes and no other source of income to the government। अब नेक्स्ट जो यहां पे assumption है, यहां पे हम ये मान के चलेंगे कि गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ इनकम है केवल टैक्सेशन रहेगा, इसके अलावा और कोई नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, गवर्नमेंट के जो सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें टैक्सेशन वन ऑफ द सोर्स है, लेकिन ओनली सोर्स नहीं होता है। जैसे गवर्नमेंट के अपने प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी होती हैं जहां से प्रॉफिट जनरेट करती है, कई सारे फाइन्स के पैसे आते हैं, कई सारे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स आते हैं, दिए हुए लोन्स पे इंटरेस्ट आते हैं, XYZ। बट फॉर दैट प्रिंसिपल हम यही मान के चलेंगे गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम केवल टैक्सेशन है। एंड द नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट हैज नो सरप्लस और डेफिसिट बजट बट ओनली द बैलेंस बजट। देखिए, बजट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पहले भी दिया था। बजट यहां पे 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला बैलेंस बजट, दूसरा डेफिसिट बजट, तीसरा सरप्लस बजट। बैलेंस बजट कहते हैं जब आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों समान रूप से बराबर हों। फॉर एग्जाम्पल, आपके 100 रुपए इनकम थी तो खर्चे भी आपके 100 ही रुपए हैं। लेकिन सरप्लस बजट होता है जब आपकी इनकम ज्यादा हो और खर्चे कम हो। फॉर एग्जाम्पल, इनकम आपकी 100 रुपए है और खर्चे आपके 90 रुपए हैं, तो बचे हुए 10 रुपए आपका सरप्लस है। एंड थर्ड इज डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट कहते हैं जब आपकी इनकम कम हो और खर्चे ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, इनकम आपकी 100 है बट खर्चे आपके 110 है, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 10 रुपीज है ये आपका डेफिसिट है, जिसे गवर्नमेंट फुलफिल करती है बोरोइंग से। तो अजम्पशन में हम इसमें ये मान के चलेंगे कि यहां पे बैलेंस बजट रहेगा। दैट मीन्स ना कोई डेफिसिट होगा गवर्नमेंट बजट में और ना ही कोई सरप्लस होगा। एंड अनदर अजम्पशन इज public expenditure is subject to diminishing marginal social benefit and taxes are subject to increasing marginal social benefit। अब देखिए, यहां पे हम ये मान के चलेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल बेनिफिट। अब ये डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल बेनिफिट क्या होता है? मार्जिनल हमने पहले भी समझा था, दैट इज हर एडिशनल यूनिट पे मिलने वाला आउटपुट। बट व्हाट इज डिमिनिशिंग? डिमिनिशिंग अब वही मार्जिन के साथ जब हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज हर एडिशनल यूनिट पे मिलने वाला फायदा डिमिनिश होता जाता है। तो हम ये कहेंगे डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल बेनिफिट मींस हर एडिशनल यूनिट जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है, उस हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला फायदा सोसाइटी एट लार्ज को हर एडिशनल यूनिट पे कम होता जाता है। अब सरकार जितना ज्यादा खर्चा करती जाएगी उससे मिलने वाला फायदा घटता जाएगा। इसका क्रम कुछ इस अनुसार होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम ये मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट शुरुआती जो खर्चे करती है बहुत ही मूलभूत सेवाओं पे करती है, लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट खर्चे करती रहती है, जब एक बार मूलभूत सेवाएं ठीक हो जाती हैं, उसके बाद एडिशनल खर्चे जो होते हैं तो वो वाले खर्चे होते हैं जो ज्यादा जरूरी नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए जब शुरुआत में गवर्नमेंट खर्च करेगी तो करेगी, गवर्नमेंट एक अच्छे हाईवे बनाएगी जो आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके लिए फूड सिक्योरिटी का काम करेंगे, आपके लिए फॉर से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम होगा, आपके लिए कह लीजिए इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप होंगी। बट जब ये सब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, काफी हद तक चीजें बेहतर होंगी, तो उसके बाद गवर्नमेंट अगर अपनी लग्जरीज पे पैसा खर्च करना शुरू कर दे, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफिसेस का ब्यूटिफिकेशन पे काम हो रहा है, रीजन के ब्यूटिफिकेशन पे काम हो रहा है, तो ये इतने जरूरी खर्चे नहीं होते हैं। यस, ये भी जरूरी है, बट ये इतने जरूरी नहीं है कि लोग ज्यादा अपनी कॉस्ट को सेक्रीफाइस करें। मैं उनके लिए ज्यादा टैक्सेशन देने के लिए तैयार नहीं होऊंगा।
मैं अगर टैक्सेशन दे रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि मेरा पैसा उन वस्तुओं पे लगे जो ज्यादा जरूरी है। इसलिए माना जाता है कि गवर्नमेंट जैसे जैसे अपने खर्चे बढ़ाएगी वैसे वैसे उनसे मिलने वाले बेनिफिट लोगों के लिए कम होते जाते हैं। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल बेनिफिट। एंड टैक्सेस आर सब्जेक्टेड टू इंक्रीजिंग मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस। ये हमने पहले भी समझा था, जिस तरीके से टैक्स हर एडिशनल यूनिट बढ़ेगी उससे मिलने वाला जो हमें ज्यादा सैक्रिफाइस होता है उससे मिलने वाला फायदा कम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उतना ही हम सैक्रिफाइस करते रहेंगे उतना ही हमें प्रॉब्लम होगा। दैट्स इट। व्हाट इज दिस प्रिंसिपल इज ऑल अबाउट? सो द प्रिंसिपल इटसेल्फ से दैट the principle of marginal maximum social advantage implies that public expenditure is subject to diminishing marginal social benefit, जैसे हमने अभी समझा, and taxes are subject to increasing marginal cost. Increasing marginal cost, that is increasing social sacrifice. These two things are equal. A rational state seeks to maximize the net social advantage of its fiscal operation. Fiscal operation से मतलब है गवर्नमेंट के मनी रिलेटेड खर्चे। गवर्नमेंट का मेन एम, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर होता है। तो गवर्नमेंट जितने भी फिस्कल ऑपरेशन कर रही है या फिर जितने भी खर्चे कर रही है उससे वो यही चाहेगी कि उससे मिलने वाला फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। दैट इज मैक्सिमाइज द नेट सोशल एडवांटेज ऑफ इट्स फिस्कल ऑपरेशन। नेक्स्ट इज द सोशल नेट एडवांटेज इज मैक्सिमम when the aggregate social benefit resulting from public expenditure is maximum and the aggregate social sacrifice involved in raising the public revenue is minimum. देखिए, अब गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा फायदा कब होगा या फिर हमें इस सब सिनेरियो में सबसे ज्यादा फायदा कब होगा या इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? हमें एक ऐसी सिचुएशन चाहिए जहां पे गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है उससे ज्यादा लोगों का फायदा हो, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर लिमिटेड हो और उसके एक्सपेंडिचर को करने के लिए जो हम टैक्सेशन लगा रहे हैं उस टैक्सेशन पे जो लोगों को एक सैक्रिफाइस कॉस्ट देना पड़ रहा है वो कम से कम हो। दैट इज टैक्सेशन कम से कम हो और गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले और गवर्नमेंट जो खर्चे कर रही है उन खर्चों से मिलने वाला फायदा लोगों को ज्यादा से ज्यादा हो। जब ये कंडीशन तीनों एक साथ मिलती हैं तो यही पॉइंट है जो हम चाहेंगे कि इकोनॉमी में रहे। फॉर एग्जाम्पल, हमारी इकोनॉमी ऐसी सिचुएशन हो कि जहां पे लोगों को टैक्सेशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने ऊपर ही इस बात को लें कि हमें टैक्सेशन से कब प्रॉब्लम नहीं होगी, दो तीन बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अगर टैक्स देते वक्त मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैं अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन टैक्स में नहीं दे रहा हूं, एक छोटा प्रोपोर्शन टैक्स में दे रहा हूं और उस टैक्स को देने के बाद मुझे ये अच्छे से पता है कि जो टैक्स मैंने सरकार को दिया उससे होने वाला फायदा या फिर सरकार उस पैसे का जो इस्तेमाल करेगी वो काफी अच्छे कार्यों में करेगी जिससे एट लार्ज सोसाइटी का बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, दैट इज द सोशल नेट एडवांटेज इज मैक्सिमम व्हेन social benefit resulting from public expenditure is maximum and aggregate social sacrifice involved in raising the public revenue is minimum. Okay, now अब ये जो कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस है इसे हम थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं। देखिए, ग्राफ हम अपनी क्लास में पहली बार डिस्कस कर रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इन डिटेल समझा देता हूं। जैसे आप जानते हैं ग्राफ पे दो एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। ये होता है हमारा ओरिजिन। अब यहां पे हमने क्या लिया है, यूनिट ऑफ टैक्सेस। अब जिस तरीके से हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये डिनोट करेगा कि टैक्स रेट ऑफ टैक्सेशन बढ़ रहा है। M1 एक टैक्स है तो M2 इससे डबल टैक्स है, M3 इससे ज्यादा टैक्स है। ओके, और वर्टिकल लाइन पे दैट इज वाई एक्सिस पे हम लेते हैं मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस। हर इस एडिशनल टैक्सेशन पे हमें कितना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है यहां पे हम डिनोट करेंगे या फिर यहां पे हम देखेंगे मार्जिनल सैक्रिफाइस। अगर M1 टैक्स है तो सैक्रिफाइस जो मुझे कॉस्ट करनी पड़ रही है या फिर सैक्रिफाइस का जो रेशियो है वो है S1। M1 रेट ऑफ टैक्स पे मैं S1 अपना कॉस्ट सैक्रिफाइस कर रहा हूं। अगर जो कि हमने बोला था मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। इसके बाद अगर मैंने टैक्स रेट बढ़ा दिया तो आप देख सकते हैं मेरा सैक्रिफाइस और ज्यादा बढ़ा, मुझे होने वाली प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ी। जाहिर सी बात है अगर गवर्नमेंट हर रोजाना टैक्स बढ़ाएगी तो जब
टैक्स बढ़ेगा तो हमें प्रॉब्लम होती है। जब भी बजट इंट्रोड्यूस होता है हम उसमें यही देखना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने जो टैक्सेशन हम पे लगाए वो डे बाय डे कम हो, ना कि बढ़े। इसीलिए यहां पे जब भी जितना टैक्स बढ़ेगा उससे कहीं ज्यादा आपको होने वाला सेक्रीफाइस या आपको होने वाली प्रॉब्लम बढ़ेगी। वही देखिए, अगर उसके बाद थोड़ा सा भी टैक्स बढ़ता है तो प्रॉब्लम आपको ज्यादा होती है। तो ये जो बढ़ने वाला सेक्रीफाइस है हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। इसीलिए जब हम इन दो पॉइंट्स को मिलाते हैं तो यहां पे एक पॉइंट बनता है। अब जब इस तरीके के पॉइंट्स को मिलाते हैं तो एक कर्व लाइन बनती है। इस कर्व लाइन को कहते हैं मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस कर्व। ओके, जो कि आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ जैसे जैसे ये टैक्सेशन बढ़ता जा रहा है, सेक्रीफाइस रेट और ज्यादा ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो उसकी जो डिग्री है और ज्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसे थोड़ा देखते हैं। एवरी यूनिट ऑफ टैक्स इंपोज बाय द गवर्नमेंट टैक्सेस रिजल्ट इन लॉस ऑफ यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, जितना ज्यादा टैक्स बढ़ेगा उतनी ज्यादा ही आपकी यूटिलिटी लॉस होगी, उतनी ज्यादा परचेसिंग पावर आपकी कम होगी, इसलिए आप ज्यादा सेक्रीफाइस करते जाएंगे अपनी इनकम को। Dalton says that additional burden resulting from additional unit of taxation goes on increasing। जैसे हमने बात किया था, ये जो होने वाला सेक्रीफाइस है हर एडिशनल टैक्सेशन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। पहले कम हुआ, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, इसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। This is because when taxes are imposed, the stock of money with the commodity diminishes. As a result of diminishing stock of money, the marginal utility of money goes on increasing. देखिए, ये जो लाइन है, as a result of diminishing stock of money, the marginal utility of money goes on increasing. ये इंक्रीजिंग ऑर्डर की ये वजह है। जैसे जैसे आपके पास बचा हुआ पैसा कम होता जाएगा उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसे समझने के लिए कुछ ऐसा है कि जब हमारे पास ज्यादा पैसे होते हैं तो हम बेफिक्र रहते हैं, हमें उसकी ज्यादा कदर नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वो पैसा कम होने लगता है तो हमें उसकी ज्यादा चिंता हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें खर्चे बहुत करने, पैसा हमारे पास कम है तो हम बहुत सोच समझ के उसे खर्च करते हैं, तो हमारे लिए उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहां पे भी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेक्रीफाइस लिए है कि एक तो पहले ही आप पे पैसा कम बचा है, उसके बाद और आप टैक्सेशन लेना चाह रहे हैं तो मुझे और ज्यादा तकलीफ होगी। ये रीजन है इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर का। नेक्स्ट इज eventually every additional unit of taxation creates greater amount of impact and greater amount of sacrifice on the society. That is why marginal social sacrifice goes on increasing. Okay, I hope ये ग्राफ आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इज सेम कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे मार्जिनल सोशल बेनिफिट पे। बस अब हमें यहां पे दो चीजें ध्यान रखनी है, गवर्नमेंट के करे हुए खर्चे और उससे मिलने वाला बेनिफिट। एक्स एक्सिस पे हम यहां पे रखेंगे यूनिट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन रुपीज, एंड वाई एक्सिस पे रखेंगे मार्जिनल सोशल बेनिफिट। जैसे जैसे हम या फिर गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाएगी वैसे वैसे उससे होने वाला सोशल बेनिफिट कम होता जाएगा, जिसका रीजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वैसे आप देख सकते हैं जब गवर्नमेंट फॉर से M1 एक्सपेंडिचर कर रही है तो इससे होने वाला बेनिफिट सबसे ज्यादा है, B1 है। जो शुरुआती पैसे गवर्नमेंट खर्च करती है उससे सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। उसके बाद जब गवर्नमेंट खर्चा बढ़ाएगी तो उससे मिलने वाला बेनिफिट ऑफ कोर्स मिलेगा, बट पहले वाले से यूटिलिटी उसकी कम होगी, एंड दीज थिंग्स गोज ऑन। तो हर एडिशनल यूनिट पे होने वाला खर्चा या फिर मिलने वाला बेनिफिट कम हो रहा है, तो इसलिए इसका जो कर्व है डिमिनिशिंग रेट में बनेगा, दैट इज MSP। Just as the marginal utility from a commodity to a consumer declines, as more as unit of the commodity are made available to him, the social benefit from each additional unit of public expenditure declines, as more and more unit of public expenditure are spent। देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? जैसे जब हर एडिशनल यूनिट आपको मिलती है किसी चीज की तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत तेज भूख लगी हुई है तो आपके सामने एक लार्ज पिज्जा का स्लाइस आता है या फिर एक पूरा लार्ज पिज्जा आता है जिसमें मल्टीपल स्लाइसेस है। फॉर एग्जाम्पल 6 उसमें स्लाइसेस हैं।
आप जब उसका पहला बाइट लेंगे या फिर पहला स्लाइस खाएंगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी या फायदा या फिर कह लीजिए एक तरीके से जो सेटिस्फेक्शन है बहुत ज्यादा होगा। पहला बाइट बहुत अच्छा लगेगा, बहुत स्वाद लगेगा, लेकिन जब पहला बाइट आपने खा लिया या पहला स्लाइस आपने खा लिया तो उससे आपका थोड़ा पेट भर जाएगा। तो जाहिर सी बात जब आप दूसरा उसका स्लाइस खाएंगे तो उससे मिलने वाला जो मजा है एक तरीके से वो थोड़ा कम हो जाएगा, वो उतना नहीं रहेगा जितना पहली बाइट पे था या फिर पहले स्लाइस में था। ये चीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी, फिर दूसरी तीसरी स्लाइस खाने के बाद आपका पेट भर जाएगा। फिर वो एडिशनल जो स्लाइसेस बचेंगे वो खत्म करना आपको फिर एक बोझ लगने लगेगा, काम लगने लगेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हर एडिशनल यूनिट जो मिलती जाती है किसी भी चीज की तो उससे मिलने वाला बेनिफिट कम होता जाता है। कुछ ऐसा ही है, जब कोई चीज हमारे पास नहीं होती है तो हमें उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, और जैसे जैसे वो चीज हमारे पास इकट्ठा होना शुरू होती है तो उससे मिलने वाला बेनिफिट या उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमारे लिए कम होता जाता है। नेक्स्ट, in the beginning the unit of public expenditure are spent on most essential social activities, and subsequent does on public expenditure are spent on less and less important activities. As a result, the curve of marginal social benefit slopes downward from left to right. चलिए अब हमें क्या करना है, अब हम इन दोनों चीजों को एक साथ लेके आएंगे। अब एक साथ लाने का मतलब क्या है या फिर हमें लाना ही क्यों है एक साथ? जैसे हमने पहले ये बात समझी थी कि ऑप्टिमम लेवल क्या होना चाहिए गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का और टैक्सेशन का, वो हमें कैसे पता लगेगा? वो हमें तब पता लगेगा कि मैक्सिमम बेनिफिट सोसाइटी का एट लार्ज कब हो रहा है। तीन चीजें हो रही थी, एक तो हम टैक्सेशन लगा रहे हैं उससे लोगों को तकलीफ हो रही है, गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, ज्यादा करेगी तो भी प्रॉब्लम होगी, और लेकिन जब गवर्नमेंट खर्चा करते है लोगों का बेनिफिट होता है। तो इन तीनों का सिनेरियो या फिर इन दो चीजों का सिनेरियो, लोगों को मिलने वाला फायदा और लोगों को होने वाला नुकसान टैक्सेशन के रूप में, इनका बैलेंस कहां पे बनेगा? तो वही बैलेंस के लिए जो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मिलने वाला फायदा ज्यादा है और देने वाला खर्चा या फिर सेक्रीफाइस कॉस्ट कम है तो फिर अंडर कैपेसिटी हम काम करेंगे, हम टैक्सेशन बढ़ा सकते हैं। या फिर अगर होने वाला फायदा कम है और सेक्रीफाइस आप ज्यादा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऐसे में टैक्सेशन देने का कोई फायदा नहीं है, लोगों को इंसेंटिव मिलेंगे कि टैक्स को इवेड करें, जो कि एक क्राइम है। देखिए अब इस एक्सेस पे हम लेते हैं मार्जिनल सोशल बेनिफिट एंड सेक्रीफाइस, और यहां पे लेते हैं यूनिट ऑफ टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर। जाहिर ये बस कुछ नहीं है, हमने पिछले दो ग्राफ को कंबाइनली एक जगह ले आए हैं। किस लिए? हमें ये पॉइंट चाहिए जहां पे लोगों को होने वाला नुकसान और होने वाला फायदा दोनों इस पॉइंट पे बराबर हो, क्योंकि यही पॉइंट है जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर हम कर सकते हैं इस पॉइंट तक, जहां पे होने वाला नुकसान लोगों को और होने वाला फायदा दोनों एग्जैक्टली बराबर हो। ना ही किसी को कोई वर्स ऑफ है, ना ही कोई ज्यादा गेन में है। ये बैलेंस सिचुएशन है और यही बैलेंस सिचुएशन लंबे समय के लिए सस्टेनेबल रहती है, और यही हमारा ऑप्टिमम पॉइंट है जो हमें चाहिए। सो द सोशल एडवांटेज इज मैक्सिमाइज at the point where marginal social sacrifice cuts the marginal social benefit curve. This is the point P. Yeah, as you can see that. At this point, the marginal disutility of social sacrifice is equal to the marginal utility or social benefit. Like हर एडिशनल यूनिट पे यहां पे होने वाला फायदा बराबर है आपके होने वाले सेक्रीफाइस से। Beyond this point, marginal disutility or social sacrifice will be higher and marginal utility or social benefit will be lower. देखिए, अगर हम इस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं, अगर हम P पॉइंट से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जांपल Q की जगह हम Q2 खर्चा करते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर Q2 करती है, तो ज्यादा एक्सपेंडिचर करने के लिए टैक्सेशन रेट बढ़ाना पड़ेगा। ज्यादा टैक्सेशन रेट बढ़ाएंगे तो मिलने वाला फायदा या फिर होने वाला नुकसान लोगों को ज्यादा होगा। हम MSS पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे, यानी कि S2 पॉइंट पे। अब ज्यादा खर्चा करा, ज्यादा पैसा लिया, ज्यादा टैक्सेशन लिया, हमें नुकसान हुआ, लेकिन हो क्या रहा है? एट लार्ज कोई सोसाइटी में तो फायदा नहीं हो रहा, उल्टा सोसाइटी में नुकसान ही हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये यहां पे हम P2 पे आ गए हैं।
अब देखिए, अब हम ज्यादा टैक्सेशन लेके तकलीफ तो ज्यादा दे रहे हैं लोगों को, लेकिन उससे होने वाला फायदा तो उल्टा कम हो रहा है, तो ये वाइबल पॉइंट नहीं रहेगा। तो हमें वापस आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा नहीं, हमें खर्चा क्यों पे ही करना है, गवर्नमेंट को खर्चा अपना यही रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो टैक्सेशन हमने लिया है यही रेट पे हम टैक्सेशन लेंगे तो लोगों को तकलीफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे मिलने वाला फायदा उन्हें बराबर है। सो इट इज क्लियर टू यू नाउ। अब देखिए, लॉ हमने समझा, बट जितनी आसानी से चीजें हुई या फिर जितने आसान हमने अजम्पशन लिए थे, क्यों? क्योंकि ये चीज कई तरीके से डिस्टॉर्ट हो सकती है, इसके कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन किन्हें कहते हैं कि ये लॉ जरूरी नहीं है हर जगह काम करे, कुछ इसमें अपवाद भी हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट एरियाज। अब इसे समझने से पहले आप एक बात समझिए, ये जो दो वर्ड्स हमने इतने आसानी से कह दिए हैं कि भाई जो लोग टैक्स दे रहे हैं उससे उन्हें सेक्रीफाइस कॉस्ट एक लग रही है, उन्हें नुकसान हो रहा है, और या फिर जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है उससे एट लार्ज सबको बेनिफिट रिसीव हो रहा है। अब इन रियलिटी में देखें, ऐसा हम माप नहीं सकते हैं या फिर ऐसा नहीं देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जरूरी थोड़ी गवर्नमेंट जो हर एडिशनल खर्चा कर रही है उससे डायरेक्टली मुझे कोई बेनिफिट हो रहा है या फिर बेनिफिट होता हुआ महसूस हो रहा है। जैसे इंडिया हमारा एक बहुत बड़ा देश है, सॉरी, हम खर्चा, मैंने टैक्सेशन यहां पे बैठ के दिया, मेरठ में खर्चा करा मैंने, टैक्सेशन मैंने मेरठ में दिया, बट सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है खर्चा या फिर उससे जो ब्रिज बनाए वो तमिलनाडु में बनाए, तो अब तमिलनाडु में जो ब्रिज बना है वहां पे तो मुझे कोई डायरेक्ट फायदा हो नहीं रहा है। तो डिफरेंट एरियाज, तो सॉरी, अगर अलग अलग एरियाज हैं, यूपी के लोग टैक्स दे रहे हैं, उन्हें फायदा हो रहा है तमिलनाडु में, तो ये एक प्रोपोर्शनेट प्रॉब्लम रहती है। एरिया वाइज चीजें अलग हो सकती हैं, मिलने वाला फायदा अलग एरिया में हो रहा है, नुकसान या फिर टैक्सेशन अलग एरिया से लिया जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट इज डिफरेंट प्रोजेक्ट। हो सकता है कि जो गवर्नमेंट खर्चे करती है कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पे कर रही है जिससे मुझे डायरेक्ट कोई खर्चा या फिर कोई फायदा नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट रेलवे ट्रैक बना रही है नॉर्थ ईस्ट में या फिर मध्य प्रदेश में, तो यूपी वाले लोगों को कोई डायरेक्ट फायदा तो नहीं हो रहा है। यस, एट लार्ज ये हमें इस तरह से डिवाइड नहीं करना चाहिए, मैं मानता हूं, बट एट लार्ज हम प्रैक्टिकली बात करें तो जगह के हिसाब से फर्क पड़ता है। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जैसे हमने समझा था कि रेलवे प्रोजेक्ट है, किसी और एरिया में है, कहीं डैम बनाना है, तो जो डैम है वो लोकली उस एरिया में बेनिफिट देगा, मेरे एरिया में बेनिफिट नहीं देगा, ये पॉइंट रेज हो सकता है। नेक्स्ट इज, इट इज डिफिकल्ट टू मेजर मार्जिनल यूटिलिटी एंड डिसयूटिलिटी। अब देखिए, यूटिलिटी और डिसयूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, इसे आप महसूस कर सकते हैं लेकिन क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। आप यह नहीं बता सकते, ये बता सकते हैं कोई चीज आपको पसंद है या नहीं पसंद है, लेकिन ये क्वांटिटी में बताना कि कितना पसंद है कितना नहीं पसंद है, ये एक चैलेंज है जो कि नापना बेहद मुश्किल है। नेक्स्ट इज, इट इज डिफिकल्ट टू एसेस द कैपेसिटी ऑफ द पीपल। यही सेम बात है, लोगों की अलग अलग कैपेसिटी या अलग अलग परचेजिंग पावर उनके खर्चों के हिसाब से होती है, ये एसेस करना एक चैलेंजिंग टास्क रहता है। डिफिकल्ट टू नो अबाउट लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स ऑफ पीपल। बिल्कुल, अब इतना बड़ा देश है, इतनी ज्यादा जनसंख्या है, कुछ लोगों को कुछ पसंद है, कुछ लोगों को कुछ पसंद है। अब सब लोगों की लाइकिंग और डिसलाइकिंग हम कैसे बता सकते हैं? अब होने वाला गवर्नमेंट का पर्टिकुलर खर्चा कहीं सबको मैक्सिमम बेनिफिट दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसे कैलकुलेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट इज, इट इग्नोर नॉन टैक्स रेवेन्यूज। जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि यहां पे हमने अजम्पशन लिया था कि गवर्नमेंट के केवल सोर्स ऑफ इनकम टैक्सेशन है, बल्कि ऐसा तो नहीं है, गवर्नमेंट के अदर सोर्स ऑफ इनकम भी होते हैं, गवर्नमेंट प्रोडक्शन एक्टिविटीज में भी होती है, गवर्नमेंट बोरोइंग भी करती है, इवन गवर्नमेंट नोट तक छापती है, अदर एक्टिविटीज है, बहुत सारे सोर्स ऑफ है, टैरिफ गवर्नमेंट लगाती है, नेक्स्ट सेक्टर। तो ये हमारे कुछ लिमिटेशंस थे। अब देखिए, मॉडर्न टर्म्स में बात करें, डेल्टन ने कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट बताए हैं कि गवर्नमेंट जो खर्चा करती है फिर भी मुख्यतः इन 3 प्रिंसिपल्स पे खरा उतरना चाहिए। जो गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं मेनली इन 3 चीजों को सेटिस्फाई करने चाहिए। सबसे पहला, प्रिजर्व द कम्युनिटी।
जो भी खर्चा हो कम्युनिटी एट लार्ज उसे प्रिजर्व करे। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट डिफेंस पे खर्चा कर रही है तो एट लार्ज डायरेक्टली आपको फायदा नहीं है, लेकिन आपके देश का डिफेंस स्ट्रांग होगा, सिक्योरिटी स्ट्रांग होगी, तो आपकी कम्युनिटी या फिर आपका देश काफी ज्यादा सिक्योर रहेगा और काफी उसमें आपको फायदे मिलेंगे। तो कोई एक्सटर्नल एग्रेशन नहीं होगा आपके पास, आप एट लार्ज सिक्योर हैं। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज इकोनॉमिक वेलफेयर। इंक्रीजिंग इकोनॉमिक वेलफेयर एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे, जैसे गवर्नमेंट खर्चा करे तो इकोनॉमिक वेलफेयर आपका समय के साथ बढ़े, ना कि कम हो। एंड नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड फॉर फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रोवाइड, दैट मीन्स एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं प्रेजेंट नीड के हिसाब से नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आज होने वाले खर्चे कल की आने वाली जनरेशन को मुख्यतः फायदा देना चाहिए। तो आई थिंक आज आपको यह समझ में आया होगा प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, कि गवर्नमेंट जो भी खर्चे करती है तो उसके पीछे क्या बेसिक प्रिंसिपल होता है या फिर और बेनिफिट होते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।